नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अमर्यादित अभद्र टिप्पणी की, उनके खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई का देश को इंतजार है। यानी बीजेपी ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि कोर्ट ने तो एफआईआर का आदेश देकर अपना काम कर दिया। अपने सियासी बयानों में मायावती ज्यादातर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ही ज्यादा हमलावर नजर आती हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में बीजेपी पर उनका निशाना काबिले गौर है, कई लोगों की दिलचस्पी का सबब बन रहा है। लेकिन बड़ा सवाल कुछ और है, वो ये कि 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव हमें लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हमने उसमें तफसील से बात भी की है इस कार्यक्रम में आपके साथ। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी सुर्खियां बटोरता रहता है, लेकिन मायावती क्या कर रही हैं? उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया था कुछ हफ्तों पहले, फिर वो बसपा में उठापटक हुई, आकाश आनंद वापस पार्टी में आ गए, ये सुर्खियां ही बनी। लेकिन 2027 के लिए क्या कर रही हैं मायावती? यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जो वापसी की कोशिशें शुरू हुई थी, आखिर क्या वो ठंडे बस्ते में चली गई हैं या फिर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है और मायावती अपने स्टाइल के हिसाब से चुपचाप अपने मिशन 2027 में जुटी हुई हैं? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम से। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शुक्ला भी। सबसे पहले कासिम साहब, आपके पास आऊँगा। आप करीबी निगाह रखते हैं बहुजन समाज पार्टी के पूरे एक्शन पर। आखिर आप जो मैंने सवाल उठाया कि मायावती, ऐसा लग रहा है कि कुछ मौका होता है तो कोई ट्वीट कर देती हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लिख देती हैं, कोई बड़ी चीज़ होती है, कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देती हैं, महीना भर पहले शायद की थी, लेकिन उस तरह का एक्शन नज़र नहीं आ रहा है जो उनके बरक्स दूसरी पार्टियों का नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नीरज जी, मायावती की रणनीति, राजनीति, तरीका वैसा ही है जैसा था। तब्दीली इतनी आई है इसमें कि पहले 24 तक मायावती इलेक्शंस को बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी। शायद उनको उनके नतीजों का अंदाजा था कि हम सीरियसली लेंगे भी तो ये सीधी इलेक्शन, सीधी लड़ाई में हमारे हाथ कुछ आएगा नहीं। वक्फ बोर्ड के मुद्दे के बाद से वो मुखर होना शुरू हुई। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को टारगेट किया और उनके तमाम वर्कर्स, पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों ने वक्फ वाले इशू पे सपा और कांग्रेस का जो पार्लियामेंट के अंदर भाषण था पूरा, उसको कोट करके तमाम जगहों पे वो बात करते रहे कि साहब इसमें वक्फ बोर्ड कहाँ है, इसमें वक्फ के लिए बात कहाँ की गई है। उसके बाद मैंने गौर करना शुरू किया आकाश की वापसी के बाद। जब आकाश की वापसी हुई उसके बाद से मायावती का जो बॉडी लैंग्वेज है थोड़ी बदली हुई है। मायावती इतनी कॉन्फिडेंस से पिछले 10-12 सालों में बात करती हुई नहीं दिखाई देती थी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, जैसे अब करती हैं। अब वो आंखों में आंखें डाल के कहती हैं कि सरकार बनानी है, 2027 में सरकार बनानी है तो बनानी है। इधर दिल्ली में है, पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया, शायद बहुत जमाने के बाद मायावती इतना दिल्ली रुकी होंगी। और दिल्ली में मेरी जानकारी में कम से कम 100 नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। ये वो नेता नहीं है जो रोजमर्रा उनसे मिलते रहते हैं। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला सांसद जो देवी पाटन मंडल की हैं वो हैं, और एक पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की वो हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 24 के चुनाव में टिकट नहीं दिया था, जिसमें एक अनुसूचित जाति है, एक पिछड़े वर्ग से आती हैं। ये बिल्कुल पुष्ट खबर है कि मायावती से उनकी मुलाकात हुई है। अब वो मुलाकात में क्या बात हुई, क्या उस पूर्व सांसद के पिताजी के लेके भी बात हुई है और उनके बारे में भी चर्चा हुई है, इसके बारे में अभी कोई कुछ खबर नहीं है। लेकिन एटा जो है, वहां के लोग, मैनपुरी के लोग, आगरा के लोग, अलीगढ़ के लोग और कम से कम 1 दर्जन प्रत्याशी भी उन्होंने अब तक जो है उनको प्रभारी बना के विधानसभाओं में भेज दिया है। मायावती का टारगेट 2027 जो है, उनको ऐसा लगता है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो उनको हासिल हुआ, उससे पहले 2022 में जितना हासिल हुआ, उसकी वजह मुसलमान थे।
और उस 27 में भी मुसलमानों के सहारे ही समाजवादी पार्टी अपनी वैतरणी पार करना चाहेगी। लेकिन वो आजम खान का मामला हो, सोलंकी का मामला हो, जाहिद बेग का मामला हो, या तमाम दूसरे मुस्लिम विधायक जो हैं उनका मामला रहा, उन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का या उनकी पार्टी का जो अटैकिंग जो अंदाज होना चाहिए था वो नहीं था। और इसको लेके इनके लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, इसको उन लोगों तक लेके जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के में हैं, और वो अखिलेश यादव की इस जो मुस्लिम से दूरी है उस पर नजर रख रहे हैं। ये जो राणा प्रताप वाला आपने इश्यू देखा, उससे पहले रामजीलाल सुमन का देखा, रामजीलाल सुमन के बाद राणा प्रताप का देखा, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि मुसलमानों को और नाराज कर रही हैं। और शायद बहुजन समाज पार्टी इसी रणनीति पे काम कर रही कि हम किसी तरह से मुसलमानों को उस मुद्दे पे उनके खिलाफ ले जा सकें। देखना यह है कि कामयाब कितना होती है, लेकिन उनका जो फोकस है वो ओबीसी की भाईचारा कमेटियां हैं, बूथ की कमेटियां और सेक्टर की कमेटियां जो पिछले 10-12 साल से सिर्फ कागज पे बन रही थी, वो उस पर बहुत तेजी से काम करवाना चाहती हैं और उसकी एक एक महीने पे रिपोर्ट्स भी दे रही हैं। तो ये मायावती की फिल वक्त अभी तक की स्ट्रेटजी है, रणनीति है। 18 को उन्होंने दिल्ली में एक बैठक बुलाई हुई है, और राष्ट्रीय बैठक है, नेशनल वाइड लोगों को बुलाया गया है, पूरे पूरे देश से लोग आएंगे। और उस बैठक की पूर्व संध्या पर, उस बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और आपके बिहार, ये 4 स्टेट बसपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। वजह यह है कि बसपा का राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर खतरे की तलवार लटक रही है, और इन 4 चुनावों में अगर 6% से ऊपर वो जाती हैं तो उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बच जाएगा। और उस पर जाने के लिए कम से कम उत्तराखंड और पंजाब तो ऐसे स्टेट है जहां पर बसपा 6%, अभी उत्तराखंड में उसके पास वोट था ही, 6% से ज्यादा ही था। लेकिन 2 स्टेट दे के और 1 स्टेट लेना एक रणनीति हो सकती है एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ। बाकी सब भविष्य के घर में है। नीरज जी, आपने 2-3 दिन पहले आपने अभी शायद किया, आपने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था कासिम साहब की, एक बीजेपी की एक पूर्व महिला सांसद की मायावती से मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, काफ़ी ट्रैक्शन भी था आपके उस एक्स पोस्ट पर, कि इस खबर के बारे में एक बार आप दोबारा बता सकते हैं? नीरज जी, मेरे मतलब एक मायावती के बड़े करीबी आईएएस रहे हैं, और उनके करीबी पत्रकार मित्र हैं, और जो करीबी आईएएस मायावती के रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े करीबी हैं। और ये जो चर्चा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री के बारे में है, संघमित्र मौर्य, जो बदायूं से सांसद थी, कि उनकी मायावती से मुलाकात हुई है। और अगर ये बात निकली है तो इस बात में सच्चाई जरूर है, नीरज जी। वैसे तो जब टिकट कटा था लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य का, तब भी कई जगह पर ये बात चली थी कि मायावती की पार्टी वो ज्वाइन करेंगी, और मूलतः उनके पिताजी की राजनीति तो वहीं से तार जुड़ते हैं। कर दिया था, लेकिन ये मुलाकात जो है वो स्वामी प्रसाद की ना होकर संघमित्रा की मुलाकात। इसीलिए मैंने कहा कि क्या उनके स्वामी प्रसाद के लिए भी कोई बात हुई है, संघमित्रा की अकेले बात हुई है, या क्या है, ये 18 को ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, हमने आकाश आनंद की बात की, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 14-15 अप्रैल के आसपास आकाश आनंद की वापसी हो गई थी बीएसपी के अंदर, माफ़ी मांगने के बाद, और उसके बाद ये माना गया कि आकाश आनंद की वापसी हो गई है, और यानी मायावती ने अपने जिसे कहते हैं कि अपने सॉक्स पुल कर लिए हैं और पूरी कमर कस ली है, और अब वो एक्शन में नजर आएंगी। क्या आपको लगता है, खास तौर पर जब हम तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों, बीजेपी की या इंडिया गठबंधन की, वो तुलनात्मक अध्ययन में आपको लगता है कि मायावती 2027 के लिए कमर कसकर काम कर रही हैं? देखिए, 13 अप्रैल को जब आकाश आनंद ने ट्वीट किए थे, और जैसे ही उनका ट्वीट आया था, 4 पोस्ट उन्होंने लिखी थी एक्स पर, और बड़े भावुक थी। और उसके बाद उन्होंने मायावती को लेकर अपनी पूरी आस्था जताई थी, और उसी के कुछ घंटे ही बीते हुए थे, उसके बाद मायावती द्रवित हो गई, उन्हें वापसी हो गई। और तभी से ये लगने लगा था कि जब आकाश आनंद को हटाया था, हालांकि उनके ससुर की वजह से, अशोक सिद्धार्थ की वजह से ये दलील दी गई थी, हटाया गया था इसी साल शुरुआत में, लेकिन आकाश आनंद से ये बात तो पिछले साल से ही आ रही थी कि आकाश आनंद को 2023 में, जब से
आकाश आनंद को उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो आकाश आनंद को ये माना जा रहा था कि आकाश आनंद के जरिए बीएसपी अब बड़ा एक आक्रामक तरीके से शायद आएगी, और वैसा ही कुछ होता दिखाई भी दिया था। आपको याद होगा कि 2024 के जब संसदीय चुनाव चल रहे थे, उस वक्त आकाश आनंद जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, वो एकाएक तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको ये लग रहा था कि बीएसपी अब एकदम एक फायरी अंदाज में आ रही है। लेकिन जैसे ही उन पर सीतापुर में मुकदमा दर्ज हुआ भाषण को लेकर, और सब कुछ तस्वीर बदल गई। तो बीएसपी के लिए 2024 में जब मायावती कोशिश कर रही थी तो यही माना जा रहा था कि बड़े आक्रामक तरीके से आएंगी, और लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुए उसके बाद से जो तस्वीरें होती रहीं, तब फिर ऐसा लगा कि फिर से बीच बीच में मायावती एकदम शांत हो जाती हैं। लेकिन इधर कुछ समय से जिस तरीके से उनकी सक्रियता बढ़ी है, लगातार बैठकों के दौर चलते रहे हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम हिस्सों से जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके संग भी बैठक करती रही हैं। तो ये बात एकदम साफ है कि 2027 के लिए अब बीएसपी सुप्रीमो पूरी तरीके से अपनी एक मिशन मोड में आ चुकी हैं, और आकाश आनंद की वापसी जो है वो बीएसपी के जो लोग हैं, जो उनके तमाम नेता हैं, उनसे जब बात होती है वो इस फैसले से खुश हैं। उनको पहले तो बड़ी निराशा थी जब आकाश आनंद को हटाया गया था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो चाह क्या रही हैं। लेकिन अभी आकाश आनंद के बाद से आने के बाद से ये तय हो गया है कि बीएसपी एक फिर से एक नए सिरे से अपने आप को गढ़ के सामने आएगी, ये पार्टी के लोगों को भरोसा है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उनमें आप देखिए कि बीएसपी के लिए कि 2012 में 80 सीटें विधानसभा की पाने वाली विधायक 80 जीतते हैं, और 2022 10 साल बाद उसका विधायक 1 हो जाता है, और 2014 में संख्या 0 हो जाती है उनके सांसदों की, और 2019 में 10 आते हैं, फिर 2024 में फिर से वो 0 पर आ जाती है। तो बीएसपी का जो ग्राफ है वो वाकई में उनकी पार्टी के लोगों के लिए वो उनको बड़ी चिंताजनक रही है। और बीएसपी पहले जिस तरीके से बाहर जब चुनाव लड़ती थी, चाहे वो हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, तो बीएसपी अपनी एक प्रेजेंस दिखाती थी, लेकिन वहां पर भी उसको निराशा हाथ लगी है। अभी कासिम साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फिर से वो अपनी सत्ता में जो आने की बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रह सके, क्योंकि उस पर भी तलवार लटक रही है। तो बीएसपी इस वक्त चहुओर से मुसीबतों में घिरी हुई दिखाई दे रही है, चुनौतियां बहुत सारी हैं। आप देखिए कि अखिलेश यादव, जो पहले एक माई समीकरण की बात होती थी, वो अखिलेश यादव सीधे तौर से रामजी लाल सुमन वाला मुद्दा हुआ, और उसके बाद से वो एक तरीके से एकदम जो दलित वोटरों का उनको रुझान, उनको अपने रिझाने की जो कोशिश है वो दिखाई देती है। राहुल गांधी गुजरात में अहमदाबाद में जब अपनी बैठक होती है, वहां पर पार्टी की बैठक में तय कर लेते हैं कि वो दलितों और आदिवासियों को लेकर वो और आक्रामक तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे संकेत देते हैं और यही संदेश जाता है। अब मायावती के लिए अपने जो कोर वोटर हैं उन्हें बचाए रखने की चुनौती है, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ जिस तरीके से जो मुस्लिम वोटर थे, वो वोट बैंक वो छिटकता चला गया, और वो उसके जाने की वजह से मायावती के लिए दिक्कतें बढ़ती रही हैं। ये बात एकदम सही है कि मायावती जब पिछली बार भी जब जैसे चुनाव हो रहा था, उससे पहले भी कई फैसले उनके ऐसे होते रहे थे, तब ये एक आरोप लगता रहा था, विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी और बाकी दल कहते थे कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती हैं, और शायद यही वो वजह थी कि मायावती से जो मुस्लिम वोटर हैं उनका कहीं ना कहीं वो छिटकने की कोशिश में उस मुकाम तक आ गए थे। अभी बीएसपी सुप्रीमो कोशिश करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बीएसपी को अभी भी वो आप देखिए ना कि कोई ना तो सड़क पर कोई ऐसा कोई उतर कर कोई आंदोलन के जैसा कोई काम करते हैं, वो अभी भी उसी अपने पुराने ढर्रे पर ही चलती आ रही हैं। वो तो आकाश आनंद की एंट्री की वजह से एक फैक्टर हो गया कि मायावती की जो बातें हैं, कम से कम पहले वो न्यूज एजेंसीज को ही बाइट देती थी, लेकिन अभी वो एक्स पर पोस्ट लिखती हैं तो लोगों को तमाम मुद्दों पर उनकी राय पता चलती है। तो ये एक बदलाव तो हुआ है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए बीएसपी एक बड़ी और कड़ी चुनौती पेश कर सकेगी। अभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मुझे लगता है, क्योंकि अब बीएसपी किस तरीके से आगे कोशिश करेगी, क्योंकि उसके जो बड़े कद्दावर नेता हैं आप देखिए वो उससे दूर हो चुके हैं, तो अब वो डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी। संघमित्रा मौर्य का जो बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य से मायावती की बड़ी तलखी है, क्योंकि कुछ वक्त पहले भी, क्योंकि जिन नेताओं ने मायावती से अलग हुए, अखिलेश दास से लेकर जुगल किशोर और तमाम में एक बड़ी श्रृंखला है, बाबू सिंह कुशवाहा, उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने मायावती को लेकर तमाम आरोप लगाए और खासतौर से पैसे लेने के आरोप भी लगाए हुए थे। इन्हीं वजहों से मायावती की तलखी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बनी हुई है। लेकिन संघमित्रा मौर्य से अगर उनकी मुलाकात हो रही है तो ये बात एकदम तय है कि एक
चर्चा हमेशा होती रही थी कि बीएसपी अपने पुराने जो लोग हैं, जो कैडर के लोग थे, जो छिटक कर दूसरी जगह चले गए, उनको वापस पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। बीएसपी ये बात कही जाती रही थी। अगर आगे आने वाले दिनों में ऐसा होता दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है तब बीएसपी के लिए कहा जा सकेगा कि बीएसपी अपने पुराने नेताओं को साथ लाकर अब फिर से उसी पुराने तरीके से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबसे मुकाबला करती दिखाई देगी। जी नहीं, बड़ी वाजिब बात है। और नीरज जी, मैं कासिम जी के पास जाऊं उससे पहले, चूंकि मायावती जी की तलखी के बारे में बात हुई तो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इनके तलखी है, तो मायावती की तलखी भी बड़ी अजीब तरह की है। ससुर से तलखी है तो भतीजे को पार्टी से निकाला कि ससुर जी के लिए आप काम कर रहे हो, फिर भतीजे से तलखी खत्म हो गई, भतीजे को ले लिया, लेकिन ससुर के लिए तलखी अभी भी कायम है और तमाम चर्चाएं हैं कि वो तलखी भी पिघल रही है, क्या हो रहा है। तो सियासत में तो गजब गजब के फैसले मायावती पिछले दिनों से ले रही हैं, पिछले कुछ समय से, जिसको लेकर लगातार हम लोग चर्चा करते रहे हैं। कासिम सर, मैं आपके पास में आता हूँ। बात कांग्रेस की भी हुई, अभी राहुल गांधी की भी हुई। अभी राहुल गांधी बिहार में, कुछ देर पहले राहुल गांधी बिहार में थे और बिहार में वो दलित बच्चों से मिल रहे थे, आदिवासी अंबेडकर छात्रावास के बच्चों से मिल रहे थे। पुलिस ने नहीं मिलने दिया, ये हेडलाइंस बन रही थी कि उनके वेन्यू में दिक्कत आ गई, फिर दूसरी जगह पर वो मिले। फिर फूले मूवी देखने की बात हो रही है कि फूले मूवी देखी जा रही है। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन निकाले कह रहे हैं कि नीतीश जी, मोदी जी सुन लीजिए, ये आपको जातिगत जनगणना को आप रोक नहीं पाएंगे और आरक्षण अब मुद्दा निजी क्षेत्रों के आरक्षण का बना रही है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण दो, दलितों को, पिछड़ों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दो और इसका जातिगत जनगणना के बाद तय करो कि क्या कितना परसेंटेज होगा। इतनी आक्रामक राजनीति हो रही है। चलिए एक बार मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कि दलित जो है वो अखिलेश यादव के साथ परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा, जो कि उन्होंने 2024 में इस बात को भी जुटलाया है, लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ जब ये कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बन रहा है और राहुल गांधी की ये जो प्रो दलित, प्रो ओबीसी इमेज जो पूरे देशव्यापी बनी हुई है पिछले 2 सालों में, आपको नहीं लगता है कि मायावती के लिए 27 का गेम शुरुआत होने से पहले ही ओवर नजर आ रहा है? कासिम सर। अमीश भाई, आप जहां तक सियासत का सवाल है तो ये बात तो दिखाई देती है, लेकिन दलितों को मैं सियासी नजरिए से नहीं देखता हूँ। मेरा देखने का नजरिया बहुत अलग है, क्योंकि मैं दलितों को बहुत करीब से देखता हूँ और बहुत करीब से मैंने देखा है। देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी 24 में वोट मिला है ना, वो दलितों का वोट नहीं मिला है, उन दलितों को मिला है जो अम्बेडकराइस्ट है और जो आप जिसे कह सकते हैं मायावती के कमिटेड वोटर हैं। और उसके मिलने की वजह संविधान था, अम्बेडकर थे और मायावती लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, तो इसलिए मैं उसे गया हुआ नहीं देखता। दूसरी चीज, मैं अभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ नहीं देख रहा हूँ। मेरा अपना एक हो सकता है मेरे ताल्लुकात हो या कई बातें हुई हो या जो भी हो, या मैं सोचता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। फिलहाल समाजवादी पार्टी जितना भी हाथ पैर मारेगी, अगर कांग्रेस उसके साथ नहीं है तो समाजवादी पार्टी फिर लड़ाई में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में इस बात को तो बिल्कुल साफ तहरीर दिखाई देती है। इमरान मसूद का हमलावर होना, टीम प्रियंका का अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ में से लेके और बलिया से लेके और आजमगढ़ तक साजिशें करना, ये ऐसे ही नहीं है। बिना नेतृत्व के, बगैर लीडरशिप के इशारे का ऐसा नहीं होता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जब जातीय जनगणना की बात आई तो सारे प्रवक्ता कांग्रेस से लड़ गए जाके कि नहीं, ये आपका नहीं है, अखिलेश जी की मेहनत है, अखिलेश जी का भी काम है। तो ये सारी चीजें इशारा कुछ ना कुछ करती हैं। दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, उससे कांग्रेस कुछ पाएगी नहीं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर आती है समाजवादी पार्टी के साथ तो सपा को देगी, जिसका उसने पार्लियामेंट में दिया, क्योंकि वो मुस्लिम वोट ही एक ऐसा वोट है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर उसे फैसला करना हो तो उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा होता है। शेड्यूल कास्ट के साथ भी ये चीज आप मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप देखें तो पंजाब और उत्तराखंड वो राज्य हैं कि जहां से बसपा का सहारा जो है वो सत्ता की सीढ़ी को पहुंचा सकता है कांग्रेस को। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बिहाइंड द कर्टन्स हैं, जो आमतौर पर लोग उस पर नजर नहीं डालते, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति से देखते हैं। मेरी थोड़ी सी आदत यह है कि मैं इसको सिर्फ यूपी से ना देख के पूरा देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की खबरें, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी के जो रणनीति और राजनीति है, वो शिलकास का वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ फिल्म नहीं देख रहा हूँ।
आप सोचिए कि आगरा जैसी जगह और रामजी लाल सुमन के लिए वहां पर 2000 दलित नहीं इकट्ठा होता है। अखिलेश यादव जाते हैं तो सैफई से लेकर वहां तक उनके पीछे गाड़ियां जाती हैं, तब जाके वहां भीड़ हो पाती है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश की पसंद नहीं है, वो अखिलेश को पसंद नहीं करती है, क्योंकि सपा के लोगों से, मतलब जो सपा का कमिटेड वोटर है उसी से टकराव है इस मतदाता वर्ग का, जिसे जाटो मतदाता कहते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश की वैतरणी जो है बहुजन समाज पार्टी की भी पार होती हुई नहीं दिखाई दे रही, और बहुजन समाज पार्टी के बिना जो है कांग्रेस के लिए भी दूसरे राज्यों में, अभी जो पंजाब है या उत्तराखंड में बड़ी दिक्कतें हैं। उत्तराखंड में तो जमाने से 2 चुनाव हार चुके हैं वो। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो 27 में अभी 1.5 साल का समय है चुनाव में, 1.5 सालों में बहुत कुछ बदलना बाकी है अमीश भाई। नहीं, राजनीति तो पल पल बदलने वाला खेल है। और जो बात कासिम सर आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब बसपा समर्थक तो बड़े, जो सोशल मीडिया पर मैं देख पाता हूँ नीरज जी, बड़े बेसब्री से वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मायावती किसी एक पक्ष को तो पकड़े। मतलब वो जरूरी नहीं कि कांग्रेस और या फिर इंडिया अलायंस के साथ जाएं, वो एनडीए के साथ चली जाएं, लेकिन कोई एक पक्ष तो हो ताकि वोटर दिग्भ्रमित ना हो कि आप सत्ता पक्ष के साथ में हैं कि सत्ता पक्ष के विरोध में है। और काजिम सर आपकी जो बात है वो इस अर्थ में भी उसको हम लोग तौलेंगे और आगे के वक्त में तौला जाएगा कि मायावती का कांग्रेस को लेके रिएक्शन क्या रहता है। अभी हाल फिलहाल के आप जो भी रिएक्शन उठा लेंगे वो कांग्रेस को, अगर आप देखें तो वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा तल्ख नजर आई है बीजेपी की तुलना में। चाहे वो नहीं, राहुल गांधी ने भी अभी हाल में कहा था कि हम तो समझौता करना चाहते थे, मायावती ने नहीं किया। फिर उदित राज की शक्ल में कांग्रेस नेता आक्रामक बयान आए थे। तो ये भी एक पॉइंट है कि देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं उसमें बहुत वजन है और वो एक बहुत दिलचस्प बात है और वो एकदम सियासी कैनवस को बदलने वाली तस्वीर हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। ज्ञानेंद्र सर, मैं आपके पास में आता हूँ। अखिलेश यादव के साथ जब हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, मायावती की बात होगी तो अखिलेश यादव की बात नैसर्गिक तौर पर हो ही जाएगी, चंद्रशेखर आजाद की भी बात हो जाएगी। लेकिन मैं अभी अखिलेश पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग ये अखिलेश को मुलायम यादव की राजनीति के खांचे में बांधकर अगर हम देखेंगे तो हम 44% तक इंडिया अलायंस पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे क्रैक करेंगे। 2022 का चुनाव अखिलेश यादव हारे, उसमें भी 37% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। मुलायम सिंह की राजनीति जो पूरे अपने उफान पर थी तभी भी समाजवादी पार्टी को 30% वोट उत्तर प्रदेश में मात्र मिले थे। तो अखिलेश यादव जो ये नया वोटर वर्ग उन्होंने जोड़ा है उसमें गैर यादव ओबीसी है, उसमें गैर जाटो दलित वोटर्स को उन्होंने जोड़ा है, ये साफ डेटा हमें बताता है। और जिस तरीके से वो अयोध्या के अपने सांसद को जिस तरीके से प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से वो आगरा के रामजी लाल सुमन के प्रकरण में खुलकर खड़े ही नहीं होते हैं बल्कि आगरा का दौरा करते हैं और लगातार मुखर हैं, तो क्या ये बदलती राजनीति में अखिलेश यादव के साथ दलित चला जाएगा तो बहुत चौंकने वाली बात क्या रहेगी इसमें? देखिए, ये अखिलेश यादव वाले में जो बिंदु है उसमें तो निश्चित तौर से जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आए थे 2024 में, तब तो ये एक फर्क पड़ा था। और खासतौर से जो संविधान और आरक्षण का जो नैरेटिव बना हुआ था, और वो उसकी वजह से जाटो आप छोड़ दीजिए, लेकिन चाहे पारसी समुदाय है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, हमने देखा था कि बड़ी तादाद में उनका झुकाव हुआ था। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी से जरूर दूरी बनाए रहते थे, लेकिन ये निश्चित तौर से अखिलेश यादव की उनकी एक अचीवमेंट कहा जाएगा कि जो उपलब्धि हासिल नहीं कर सके खुद सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने वो करके दिखाया। तो इसलिए अखिलेश यादव की ये कोशिश जो है वो वाकई में राजनीति में उसने एक बिल्कुल एक नया एक प्रयोग था और वो एक बड़ा सफल सटीक रहा था प्रयोग। और अभी तो आप देखिए ना कि वो जब पीडीए की बात करते हैं तो वो तमाम बार उसके फॉर्मूले भी बदलते दिखाई देते हैं। वो पी की भी बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पी माने पीड़ित और पंडित भी बता दिया उन्होंने। ए में वो महिलाएं भी, आधी आबादी भी जोड़ देते हैं, अगड़े भी जोड़ देते हैं, तमाम जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी वो अपना जो पूरा फार्मूला है पीडीए का, उसको भी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इस तरीके से बनाकर रखते हैं कि अगर और भी दायरा कितना बढ़ सके उसकी वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और मैं अहम बात बता दूं कि एक वाकया है जिसमें से उसको मैं खुद उसमें से चश्मदीद रहा हूं। उसमें से एक मीटिंग होती रही थी कि एक बैठक थी, उसमें मैं उस वक्त अपने एक मित्र से मिलने पहुंचा हुआ था। वहां पर बीएसपी के कुछ लोग थे और बीएसपी से जुड़े, इसके अलावा टीम जो प्रियंका गांधी है
उसके बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। और ये कोशिश उनकी थी, ये उनकी बात भी थी कि उनका कहना था कि उनकी पहली प्राथमिकता कांग्रेस की, और खुद उनका नेतृत्व चाहता है कि वो बीएसपी के साथ समझौता हो। तो वो कोशिश 2022 में भी करते दिखाई दिए थे। यानी उनकी पहली भी प्राथमिकता कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से पहली प्राथमिकता अगर रही थी तो बीएसपी की थी। आप देखिए 2024 में भी वो कोशिश यही कर रहे थे कि बीएसपी के साथ अगर समझौता हो जाता है तो वो उसको तरजीह ज्यादा देते। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि जहां पर मायावती बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी और ज्यादा देर हुई होती तो अखिलेश यादव भी नाराज होने लगे थे, और जिस तरीके से तल्खी भरे बयान आ रहे थे तो उसके बाद फिर आगे दूसरी दिक्कतें हो सकती थी। इसलिए फिर गठबंधन जो हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी को शामिल किया गया। लेकिन कांग्रेस की जो प्राथमिकता रही थी वो बीएसपी के साथ थी, और बीएसपी के नेताओं से बाकायदा बातचीत भी हुई थी। और मायावती तक मैसेज देने की भी बात हो रही थी कि उनको मैसेज दिया जाए कि वो किसी भी तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाने में उसमें अपनी हरी झंडी दें और इस पर बात बन सके। तो यानी कांग्रेस के लिए भी, उसको भी लगता है कि बीएसपी को वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो वो अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में ही रखते रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने पीडीए का जो उनका फार्मूला है वो उसके जरिए वो कोशिश करते रहे। 2024 में बड़ा कारगर रहा था, लेकिन उसके बाद के उपचुनाव में वो फार्मूला उतना असरदार नहीं रहा। लेकिन अभी भी अब वो उसके बाद से वो लगातार इस पर प्रयोग करते रहे हैं। अपने जो पीडीए के फार्मूले हैं उसमें वो ये एकदम वो तय है कि वो दलित, उसमें पीडीए में वैसे तो वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होती थी पहले, लेकिन अभी वो दलित वाला तो इंटैक्ट है, लेकिन पी में पिछड़े के साथ साथ उन्होंने कई दूसरी जातियों को भी जोड़ने की कोशिश कही और बल्कि संदेश संकेत भी ऐसे दिए हैं उन्होंने, अखिलेश यादव ने। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव अपने जो वोट बेस है उसको बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, और अपने पीडीए के फार्मूले की भी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी वो संकेत देते रहे हैं। अब ऐसे में 2027 के लिए निश्चित तौर से बड़ी दिलचस्प एक जंग होगी, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जब जैसे कासिम साहब कह रहे थे कि सपा के साथ अगर नहीं साथ आते हैं तो उनकी फिर से कोशिश रहेगी कि वो मायावती के साथ अगर बीएसपी के साथ गठजोड़ हो सके तो कांग्रेस उसको तरजीह देगी, क्योंकि पहले वो ऐसी कोशिश होती रही 2022 में भी और 2024 के बरस भी ऐसी कोशिश होती रही थी, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की थी कि किसी भी सूरत हाल में बीएसपी के साथ समझौता हो जाए या गठजोड़ हो जाए। तो वो कोशिश एक बार की फिर से वो अंजाम देंगे 2027 के लिए। हालांकि अभी जिस तरीके से राहुल गांधी दलितों और पिछड़ों की जो बात करते हुए एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, वो बीएसपी के लिए एक चिंता की बात है, उनके पार्टी उनके खेमे के लिए। अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और अखिलेश यादव ने तो बल्कि एक बड़ा जिस तरीके से रुख अभी बदला है, क्योंकि रामजी लाल सुमन के बयान के बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो क्षत्रिय समाज थे, क्षत्रिय वोटर थे, उनका बड़ा हिस्सा मुलायम सिंह यादव के समय से 2002 के बाद से ही वो 2003 से वो बड़ा हिस्सा क्षत्रिय वोटरों का समाजवादी पार्टी के साथ रहा था। लेकिन 2017 से तस्वीरें बदलती रहीं, जो समीकरण बदलते रहे। अब अखिलेश यादव भी जो कोशिश करते रहे या बयान देते हैं वो राजा भैया को लेकर भी तल्खी देते हैं, और राजा भैया के लिए बल्कि यहां तक वो कह देते हैं, पहले तो कहते थे कौन राजा भैया, अब वो यहां तक भी कह गए हैं कि राजा भैया के साथ मायावती ने जो किया वो ठीक किया था। तो ये जो पूरी एक चर्निंग प्रोसेस दिखाई दे रही है 2027 से पहले, वहां पर यही कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की कि अपने पीडीए को किस तरीके से और उसके बेस को और ब्रॉडर किया जा सके। बीएसपी कोशिश जरूर करेगी फिर से वापसी की, क्योंकि उसके लिए तो ये एक अस्तित्व का सवाल ही बन चुका है पूरी तरीके से। कांग्रेस तो अब बिल्कुल एक निर्णय लेगी कि किसके साथ जाना चाहिए, उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को एक तराजू पर रखकर देखेगी कि किसके साथ जाने में उसको फायदा, नफा नुकसान कहां पर ज्यादा कम है। और बीजेपी तो जिस तरीके से अपने जो राजनीति करती आई है, मुझे लगता है कि उसी राजनीति को, उसी कड़ी को आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी नहीं, बिल्कुल जिस तरह से ज्ञानेंद्र आपने पूरी तफसीली एक तस्वीर हमारे सामने रखी उससे चीजें स्पष्ट होती हैं, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है उसमें जो एक्शन में है उस पर नजर हो ऐसा नहीं है, जो एक्शन में नहीं है उस पर भी ज्यादा नजर है। और इसीलिए मायावती की चर्चा आपको हमारे कार्यक्रम में लगातार नजर आती है। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही 10% वोट से नीचे खिसक चुकी हो, लेकिन आज भी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक
की एक बड़ी खिलाड़ी हैं और उनका कोई भी एक नया एक्शन जो है वो इस सियासी तस्वीर को यूपी की बदलने में सक्षम है, उतना काबिल है। तो आने वाले दिनों में मायावती क्या कदम उठाती हैं इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आकाश आनंद को लेकर जो बातें चल रही हैं, किस तरह का रोल दिया जाता है और उनकी राजनीति में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, ज्ञानेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।